फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ जनसंख्या राजस्थान आरबीएससी क्लास 8 चैप्टर 4। दोस्तों, ये सेक्शन है जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट तथ्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या, भारत में जनगणना का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, साथ ही देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भारत की कुल जनसंख्या के लगभग कितने परसेंट है। साथ ही देखेंगे दोस्तों लिंगानुपात, राजस्थान में जनसंख्या का लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात और कम लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों साक्षरता में कौन से जिले प्रथम स्थान पर है तथा साक्षरता में सबसे कम साक्षरता किन जिलों में है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद ही हम पढ़ेंगे दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। साथ ही देखेंगे दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये किन किन जिलों में है तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किन किन जिलों का है। इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जनसंख्या का वितरण ये किस प्रकार का है। दोस्तों, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट जनसंख्या केवल जयपुर जिले में निवास करती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखेंगे जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या ये किस जिले में निवास करती है, जैसलमेर में, ये जानने वाले हैं हम। साथ ही देखेंगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये राज्य के लगभग 61% भूभाग पर फैला है। तो दोस्तों इसमें कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, ये देखेंगे। साथ ही पश्चिम राजस्थान। तो दोस्तों बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। जनसंख्या राजस्थान आरबीएससी क्लास 8 के नोट्स हैं दोस्तों, जो सभी एग्जामों में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरा देखें। तो बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं जनसंख्या राजस्थान में। दोस्तों, आप जानते हो कि प्रत्येक राज्य का उद्देश्य क्या होता है, प्रत्येक राज्य उसका उद्देश्य क्या होता है, निरंतर विकास करना। आप जानते हो दोस्तों राज्य के निरंतर विकास के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। राज्य के निरंतर विकास के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कई होते हैं दोस्तों, इनमें जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य की जनसंख्या विकास को संभव बनाती है। राज्य की जनसंख्या क्या करती है दोस्तों, विकास को संभव बनाती है। तो दोस्तों जनसंख्या, तो प्रत्येक राज्य का उद्देश्य क्या होता है, निरंतर विकास करना। प्रत्येक राज्य या क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, निरंतर विकास करना। और आप जानते हो दोस्तों राज्य या क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में जनसंख्या महत्वपूर्ण है। प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है, जनसंख्या। राज्य के निरंतर विकास के लिए उत्तरदायी कारकों में सबसे प्रमुख क्या आती है, जनसंख्या। बात करें दोस्तों तो राज्य की जनसंख्या ये विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार दोस्तों राज्य की जनसंख्या विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता है। जनसंख्या, ये जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। जनसंख्या क्या होती है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संसाधन। दोस्तों राज्य की जनसंख्या विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता है। जनसंख्या, ये जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। जनसंख्या क्या होती है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संसाधन। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन। दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है, जनसंख्या का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो राज्य में रहने वाली
आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य। दोस्तों, राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। दोस्तों, राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। बात करें तो दोस्तों, भारत जनगणना का कार्य 1872 से शुरू किया गया था। भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया था या सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई दोस्तों? 1872 में। नेक्स्ट देखें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग कितने करोड़ है दोस्तों? 6.85 करोड़। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग कितने करोड़ है? 6.85 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ये कितने परसेंट है दोस्तों? 5.7%। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या है दोस्तों? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव, ये जनसंख्या का बढ़ना या घटना, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या है दोस्तों? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आया बदलाव, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। यह आवश्यक नहीं है कि दोस्तों जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि को जानने से पहले जानना जरूरी है दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। तो हमने देखा दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन क्या है? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आया बदलाव, ये जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों, ये वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, जिनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ऋणात्मक वृद्धि के बारे में। तो दोस्तों, ऋणात्मक वृद्धि क्या है? तो किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि क्या है दोस्तों? किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक 10 वर्ष में पिछले वर्ष या 10 वर्ष से कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि। इसका अर्थ हुआ दोस्तों जब जनसंख्या लगातार घटती रहे तो वो कहलाती है ऋणात्मक वृद्धि। लेकिन इसके लिए एक अवधि निश्चित है दोस्तों, तो वो अवधि क्या है? एक वर्ष या एक दशक। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या है दोस्तों? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव, ये जनसंख्या का बढ़ना या घटना, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या है दोस्तों? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आया बदलाव, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। यह आवश्यक नहीं है कि दोस्तों जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि को जानने से पहले जानना जरूरी है दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। तो हमने देखा दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन क्या है? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आया बदलाव, ये जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों, ये वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, जिनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ऋणात्मक वृद्धि के बारे में। तो दोस्तों, ऋणात्मक वृद्धि क्या है? तो किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि क्या है दोस्तों? किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक 10 वर्ष में पिछले वर्ष या 10 वर्ष से कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि। इसका अर्थ हुआ दोस्तों जब जनसंख्या लगातार घटती रहे तो वो कहलाती है ऋणात्मक वृद्धि। लेकिन इसके लिए एक अवधि निश्चित है दोस्तों, तो वो अवधि क्या है? एक वर्ष या एक दशक।
अब नेक्स्ट देखते हैं धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि क्या होती है दोस्तों? किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से बढ़ जाए तो वो क्या कहलाती है? धनात्मक वृद्धि। अब बात करते हैं दोस्तों उच्च वृद्धि की। उच्च वृद्धि किसे कहते हैं? जब जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे तो वो क्या कहलाती है? उच्च वृद्धि। तो दोस्तों हमने देखा उच्च वृद्धि दर। उच्च वृद्धि दर क्या होती है? जब जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे तो वो क्या कहलाती है? उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट देखें तो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ये 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत थी दोस्तों? तो 21.31%। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2011 में? 21.31%। नेक्स्ट देखें तो बाड़मेर जिले में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही दोस्तों? सर्वाधिक। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी बाड़मेर की? तो 32.5%। बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 32.5। अब बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसमें आता है दोस्तों गंगानगर। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों? 10%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही? राजस्थान में गंगानगर में। कितने परसेंट दोस्तों? तो 10%। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व तो जनसंख्या घनत्व एक मापक है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व ये किसी स्थान की जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। जनसंख्या घनत्व एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या ये किसके द्वारा पता की जा सकती है दोस्तों? तो जनसंख्या घनत्व के द्वारा। आसान भाषा में देखें दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या या लोगों की संख्या ये क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? एक स्थान विशेष के क्षेत्रफल पर 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या ये क्या कहलाती है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों हमने देखा जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या ये क्या कहलाती है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है। ये किसी स्थान की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल में संबंध बताती है। बात करें दोस्तों तो एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देखें दोस्तों तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर औसत 200 व्यक्ति निवास करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जयपुर जिले का। बात करें जयपुर के जनसंख्या घनत्व की तो दोस्तों ये कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जैसलमेर का। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कैसा है दोस्तों? असमान है। पश्चिमी राजस्थान में देखें तो पश्चिमी राजस्थान में कम जनसंख्या का निवास है। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों, या अधिक है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का निवास कम है। बात करें राज्य की कुल जनसंख्या तो कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग ये जयपुर जिले में निवास करता है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट? 10% भाग ये जयपुर जिले में निवास करता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग ये जयपुर जिले में निवास करता है। बात करें तो जैसलमेर ये राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती है। राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या का निवास करती है जैसलमेर जिले में। बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में
राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 61%। जबकि दोस्तों इस पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग ये जयपुर जिले में निवास करता है। बात करें तो जैसलमेर, ये राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती है। राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या का निवास करती है जैसलमेर जिले में। बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 61%। जबकि दोस्तों इस पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी राजस्थान की जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि पूर्वी समतली मैदानों की बात करें दोस्तों, तो पूर्वी समतली मैदानी क्षेत्र ये 20% भूभाग पर लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी समतली मैदानी क्षेत्र ये कितने भूभाग पर है दोस्तों? तो 20% भूभाग पर। जबकि इसमें जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करता है? तो 33% जनसंख्या ये कहाँ निवास करती है दोस्तों? पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में। राज्य के पूर्वी समतल क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इनमें है दोस्तों जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। ये जिले किस में आते हैं दोस्तों? राज्य के पूर्वी समतली क्षेत्र में। राज्य के पूर्वी समतल क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और भीलवाड़ा। दोस्तों बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब बात करते हैं दोस्तों अरावली के पर्वतीय भागों की या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेशों की। तो दोस्तों अरावली के पर्वतीय भाग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य का मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पश्चिम राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण भी जनसंख्या कम है। दोस्तों अरावली के पर्वतीय भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? वहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और आधारभूत सुविधाओं की कमी। इस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है अरावली के पर्वतीय भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेशों में। दोस्तों विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे सघन प्रदेश है। बात करें मैदानी भागों की, तो मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण यहाँ का विकास अधिक हुआ है तथा सर्वाधिक जनसंख्या का निवास इस क्षेत्र में पाया जाता है, मैदानी भागों में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। दोस्तों लिंगानुपात से हमें महिलाओं की समाज में स्थिति कैसी है इसका पता चलता है। लिंगानुपात क्या है? इससे हमें महिलाओं की समाज में स्थिति का पता चलता है। बात करें 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 928 पुरुषों पर। बात करें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात करें
तो 6 वर्ष से कमाई के बच्चों का लिंग अनुपात क्या है दोस्तों राजस्थान में? 888, जो कि अत्यधिक कम है। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो वो कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है डूंगरपुर। यहाँ दोस्तों लिंगानुपात क्या है डूंगरपुर का? 994 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर। 6 वर्ष से कमाई के बच्चों की बात करें तो 6 वर्ष से कमाई के बच्चों का लिंगानुपात क्या है दोस्तों राजस्थान में? 888, जो कि अत्यधिक कम है। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो वो कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है डूंगरपुर। यहाँ दोस्तों लिंगानुपात क्या है डूंगरपुर का? 994 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 994 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 994 डूंगरपुर में। तो राज्य या राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हुआ? डूंगरपुर। अब बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की। तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता। तो किसी क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो साक्षरता दर क्या होती है दोस्तों? इससे किसी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किसी राज्य की जनसंख्या में पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्तियों की संख्या ये क्या कहलाती है? साक्षरता। तो साक्षरता दर इससे किसी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसलिए दोस्तों ये जनगणना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है साक्षरता। बात करें 2011 की तो 2011 में राज्य की कुल साक्षरता कितनी थी? तो 66.11%। राज्य की साक्षरता कितनी थी दोस्तों? 66% 2011 में। बात करें तो राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की तो वह है दोस्तों कोटा। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता। तो किसी क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो साक्षरता दर क्या होती है दोस्तों? इससे किसी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किसी राज्य की जनसंख्या में पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्तियों की संख्या ये क्या कहलाती है? साक्षरता। तो साक्षरता दर इससे किसी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसलिए दोस्तों ये जनगणना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है साक्षरता। बात करें 2011 की तो 2011 में राज्य की कुल साक्षरता कितनी थी? तो 66.11%। राज्य की साक्षरता कितनी थी दोस्तों? 66% 2011 में। बात करें तो राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की तो वह है दोस्तों कोटा। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? कोटा। तो कोटा की साक्षरता कितनी है? 76.6%। बात करें सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? तो जालोर। यहाँ दोस्तों 54.9% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। इसकी साक्षरता कितनी है दोस्तों? 54.9%। बात करें राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता ये है दोस्तों 79.19%। जबकि महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो ये कितनी है? 52.12%। महिलाओं की साक्षरता कितनी है दोस्तों? 52.12%। तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक किन किन जिलों में है? झुंझुनू और कोटा में। पहले स्थान पर है दोस्तों झुंझुनू, जबकि दूसरे स्थान पर आता है कोटा सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता में। जबकि पुरुष और महिला साक्षरता में न्यूनतम की बात करें दोस्तों तो अब देखते हैं पुरुष और महिला साक्षरता में न्यूनतम है तो किन किन जिलों में महिला और पुरुष साक्षरता न्यूनतम है। तो दोस्तों पुरुष और महिला साक्षरता में न्यूनतम जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है दोस्तों प्रतापगढ़, जबकि दूसरा जालोर। दोस्तों आप जानते हो हमारे राज्य में अधिकांश जनसंख्या ये कहाँ निवास करती है? गाँव में। तो दोस्तों जो राज्य
की शहरी आबादी के लगभग कितने परसेंट है? 25%। जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। दोस्तों, हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या ये गाँवों में निवास करती है। जो राज्य की शहरी आबादी का लगभग कितने परसेंट है दोस्तों? 25%। जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। बात करें तो राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या ये दोस्तों कहाँ निवास करती है? राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो कोटा में। जबकि बात करें दोस्तों डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का निवास किस जिले में है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कोटा में। देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजातियाँ। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का निवास या अनुसूचित जनजातियों की परसेंट कितना है? अनुसूचित जनजातियों का परसेंट तो 13.5%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? लगभग 13.5%। बात करें तो राजस्थान में जनजातियों की आबादी ये सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? तो वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती है? तो उनमें आता है दोस्तों सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और जयपुर। दोस्तों इन क्षेत्रों में जनजातियों की आबादी निवास करती है। तो कौन कौन से जिले हुए? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और जयपुर। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी है? तो 13.5%। दोस्तों जनजातियाँ देखें तो राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है राजस्थान में? तो भील, मीणा, डामोर, सासी, ग्रासिया और सहरिया जनजातियाँ निवास करती है राजस्थान में। बात करें दोस्तों तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या ये किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की। जबकि बात करें दोस्तों सबसे प्राचीन जनजाति, तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है राजस्थान की? तो भील। बात करें अब सांसी जनजाति की दोस्तों, तो सांसी जनजाति का निवास किस क्षेत्र में है? तो भरतपुर में। नेक्स्ट देखते हैं तो आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल जनजाति। आदिम जनजाति समूह में आदिम जनजातियों की जो सूची दी गई है दोस्तों, आदिम जनजातियों की समूह की जो सूची दी गई है उसमें एकमात्र जनजाति कौन सी है राजस्थान की? सहरिया। तो आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति कौन सी हुई? सहरिया जनजाति। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति का निवास राजस्थान में किन किन स्थानों पर है? तो शाहबाद और किशनगंज तहसील में। शाहबाद और किशनगंज तहसील इसमें किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों सहरिया जनजाति का। दोस्तों जनजातियाँ देखें तो राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है राजस्थान में? तो भील, मीणा, डामोर, सासी, ग्रासिया और सहरिया जनजातियाँ निवास करती है राजस्थान में। बात करें दोस्तों तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या ये किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की। जबकि बात करें दोस्तों सबसे प्राचीन जनजाति, तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है राजस्थान की? तो भील। बात करें अब सांसी जनजाति की दोस्तों, तो सांसी जनजाति का निवास किस क्षेत्र में है? तो भरतपुर में। नेक्स्ट देखते हैं तो आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल जनजाति। आदिम जनजाति समूह में आदिम जनजातियों की जो सूची दी गई है दोस्तों, आदिम जनजातियों की समूह की जो सूची दी गई है उसमें एकमात्र जनजाति कौन सी है राजस्थान की? सहरिया। तो आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति कौन सी हुई? सहरिया जनजाति। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति का निवास राजस्थान में किन किन स्थानों पर है? तो शाहबाद और किशनगंज तहसील में। शाहबाद और किशनगंज तहसील इसमें किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों सहरिया जनजाति का। दोस्तों राजस्थान में अनेक जनजातियों का निवास करती है, राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। अनुसूचित जनजातियों
में देखें तो अधिकतर गांवों में पहाड़ों, पठारों या जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां ये खेती, कृषि और जंगल के उत्पाद को एकत्रित कर अपना जीवन व्यतीत करती है। इनके सारे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो राजस्थान की लगभग 13.5% जनसंख्या किनकी है? अनुसूचित जनजातियों की। राजस्थान में जनजातियां, इनकी आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में देखने को मिलती है। बात करें तो राज्य या राजस्थान के अन्य जिलों में जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, दौसा और जयपुर जिलों में भी जनजातियों का प्रमुख रूप से निवास स्थान है। राज्य की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या ये मीणा जनजाति की है दोस्तों। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में इनका निवासी स्थान है। जबकि भील जनजाति की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान की एकमात्र प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले में निवास करती है। नेक्स्ट देखें तो डामोर जनजाति की बात करें दोस्तों तो इसका मूल निवासी स्थान कौन सा है? सिमलवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर। डामोर जनजाति का निवास कहाँ है? सिमलवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर में। ग्रासिया जनजाति की बात करें तो मुख्यतः सिरोही जिले, आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी दोस्तों ग्रासिया जनजाति का निवास स्थान है। सासी जनजाति की बात करें तो ये मुख्यतः भरतपुर में पाई जाती है। अब सहरिया, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है दोस्तों जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। तो राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति का निवासी स्थान है। ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, राजस्थान की जनसंख्या और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। जय हिंद, जय भारत।